बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बजट 2024 के बड़े ऐलान, 2 करोड़ लोगों को मिलेगी फ्री आवास। तेजस्वी यादव के कारण ही 4 लाख लोगों को नौकरी मिली, नीतीश के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार। बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र को तार तार कर दिया, हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश को जेडीयू प्रदेश महासचिव ने मिलकर दी बधाई, कहा विकास को मिलेगी और गति। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा सेंटर पहुंचने में हुई देरी तो अंदर जाने के लिए छात्रा को फांदनी पड़ी दीवार। अब जान को खतरा नहीं, बिहार में कुर्सी जाते ही तेजस्वी से वापस ली गई Z+ सुरक्षा, हटाए गए सुरक्षाकर्मी। कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जाएगी राजनीतिक पार्टियां, कितनी बार होगा शपथ ग्रहण और कितनी बार देंगे इस्तीफा। नीतीश के नेतृत्व में जीतेंगे लोकसभा विधानसभा का चुनाव, सम्राट चौधरी ने बताया किसकी वजह से मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लालू। इनकम टैक्स पर निर्मला सीतारमण ने की ये बड़ी घोषणा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। जेएनयू से एमबीए करने का बेहतरीन मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे मिलेगा एडमिशन। बिहार में 68,000 नियोजित शिक्षकों की एक और भर्ती, कल शुरू होगा आवेदन। अब आम लोगों को फ्री मिलेगी 300 यूनिट बिजली, बजट में केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। आयुष्मान भारत योजना का बढ़ गया दायरा, इन लोगों को भी मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। बजट वाले दिन महंगाई का तगड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर हो गया है महंगा, चेक करें नए रेट। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, देश के 3 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। अगर आप भी घर पर लगवाना चाहते हैं सोलर पैनल तो जानें क्या है तरीका। नीतीश कुमार के यू टर्न से बिहार में किसे हो रहा है फायदा, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार, इस फॉर्मूले पर लगी मुहर, भाजपा और जेडीयू के खाते में जाएंगे ये विभाग। बिहार में फर्जी शिक्षक हो रहे हैं गिरफ्तार, यूपी से जाली डिग्री लाकर के नौकरी कर रहे हैं दर्जन भर टीचर, नौकरी है खतरे में। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तमाम जांच एजेंसियां ईडी को पार्टी का प्रकोष्ठ बना करके छोड़ दिया है। जहां हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स एक्स पर लिखा कि बिहार, चंडीगढ़ और फिर अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म करके एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बना करके केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जय अहंकार से चूर भाजपा की हैकरी अब जनता तोड़ेगी। आरजेडी हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है। जब बिहार में जाति आधारित गणना हो चुकी है। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 को संसद में पेश कर दिया है। यह अंतरिम बजट में आम और फिर खास लोगों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं। जब महिलाओं, युवाओं, अन्नदाता और फिर गरीबों के कल्याण पर सरकार की प्राथमिकता है। जीएसटी से राष्ट्र एक बाजार, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का पर जोर। 2023 में युवाओं ने खेलों में इतिहास रचा, मुश्किल वक्त में G20 की अध्यक्षता और फिर आयोजन किया। अगले 5 सालों में हम भारत का विकसित भारत का सपना देखेंगे, जहां सोलर रूफ टॉप वाले 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, किराए के मकानों में रहने वालों को दिलाएंगे।
या 2 करोड़ लोगों को ग्रामीण आवास भी मिलेगा। मत्स्य योजना से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। 10 साल में दोगुने होकर के 149 एयरपोर्ट, बड़े शहरों में नमो और फिर वंदे भारत का विस्तार। 40,000 सामान्य ट्रेन बोगियों को वंदे भारत में अपग्रेड किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8% रहने का अनुमान है। आम लोगों की आमदनी 50% बढ़ी है। महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ रही है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। दोस्तों, बिहार में बृहस्पतिवार को इंटर परीक्षा आरंभ होते ही यानी कि शुरू होते ही कई स्थानों पर हंगामा हो गया। जब परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिए गए, जब इससे छात्र छात्राएं भड़क गए। जब कई स्थानों पर छात्राएं गेट एवं दीवार फांद करके अंदर घुसती हुई नजर आई। जहानाबाद में परीक्षा से वंचित रहे परीक्षार्थियों ने हंगामा करके हाईवे जाम कर दिया। जब फिर पुलिस ने लाठी के माध्यम से छात्रों को खदेड़ा। जहानाबाद के अलावा पटना, बिहार शरीफ, खगड़िया में भी कई छात्रों की पेपर छूट गए। इंटर एग्जाम के पहले दिन पहली पाली में बायोलॉजी एवं दर्शन शास्त्र का पेपर आयोजित हुआ। जब कई शहरों में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र देरी से पहुंचे, जब केंद्रों के गेट नियमानुसार आधे घंटे पहले ही बंद कर दिए गए। हालांकि छात्रों ने दीवार एवं गेट फांद करके अंदर घुसने का प्रयास किया। इसमें कुछ छात्र सफल तो हो गए तथा उन्हें पेपर देने का अवसर प्राप्त हो गया। हालांकि कुछ अंदर पहुंचने में असफल हो गए तो फिर बाहर बैठकर रोने लगे तथा फिर हंगामा शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आम लोगों को भी फ्री में 300 यूनिट बिजली मिलेगी। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बजट 2024 में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जिक्र हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इस योजना के तहत जिन लोगों के घरों पर सोलर सिस्टम लगेगा उन्हें 300 यूनिट तक बिजली फ्री में दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के ठीक बाद इस योजना का ऐलान किया था। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की थी जब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत देश भर के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ देश के गरीब और फिर मध्यम वर्ग को मिलेगा। इस योजना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्विटर पर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस योजना से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और फिर प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उसका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और फिर मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ गया है। अब कुछ लोगों को और इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। जब लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान योजना में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और फिर आशा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। उन्हें भी मुफ्त इलाज की इस सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के मेडिकल कॉलेजों में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। आपको बता दूं कि आयुष्मान योजना के तहत परिवार को प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भी सरकार टीकाकरण लेकर आई है। जब लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास भी किया जाएगा। महिलाओं को सशक्त करने के क्रम में ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। यह सरकार के इस कदम से 9 करोड़ महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव आने वाला है। आयुष्मान योजना के बारे में अगर बात किया जाए तो इस योजना के तहत पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक के फ्री में इलाज का लाभ दिया जाता है। जहां इसके लिए देश में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत भर्ती होने से 1 सप्ताह पहले से ही जांच और फिर डिस्चार्ज होने के बाद 10 दिन तक का खर्च दिया जाता है। या कैंसर, गुर्दा रोग समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी इस योजना के तहत दिया जाता है। दोस्तों, कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश किया। इससे पहले ही देश में महंगाई का तगड़ा झटका लगा। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिया है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक इसकी कीमतों में 14 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर के 1769 रुपये 50 पैसे हो गई है। बदलाव की नई दरें कल 1 फरवरी 2024 से ही लागू हो गई है। ताज़ा बदलाव के बाद जहां दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम
₹1755.50 से बढ़कर के ₹1769.50 कर दिया गया है। वहीं अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में एक सिलेंडर ₹1869 से बढ़कर के ₹1887 कर दिया गया है। वहीं पर घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में जहां बढ़ोतरी की गई है तो फिर वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के छत पर सोलर लगवाना चाहते हैं तो आपको उसका कुछ तरीका बताने जा रहे हैं कि कैसे आप लगवाएंगे, यानी कि कैसे लगाएंगे, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार एक नई योजना लेकर के आई है जिसमें घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। दरअसल बिजली संकट को देखते हुए सरकार ने ये रूफटॉप योजना शुरू की है। इसके तहत आम लोग 31 मार्च 2026 तक कम कीमत पर अपने घरों की छतों पर ये सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो वहीं पर सवाल उठता है कि क्या हमें इसे लगाना चाहिए या फिर इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। आइए हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात के मोडेरा नाम के गाँव को सोलर विलेज कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपको हर घर में हर दूसरे घर की छत पर सोलर पैनल दिख जाएंगे। ये 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल पर ही चलता है। इस गांव के हर घर को इससे बिजली मिलती है, यानी कि ये अपने इस्तेमाल के लिए बिजली पैदा करता है। इसके कारण घरों में बिजली का बिल कम या फिर ना के बराबर आता है। इससे उत्पन्न बिजली सस्ती और सुविधाजनक है। अब सवाल उठता है कि आखिर घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा तो इससे क्या क्या फायदा होगा। सोलर पैनल लगाने के क्या क्या फायदे हैं, तो आपको बता दूं कि इससे उत्पन्न बिजली सस्ती और सुविधाजनक है। हम अपने उपयोग के लिए स्वयं बिजली उत्पन्न कर सकेंगे। 25 साल तक इसके रख रखाव या फिर खर्च की कोई ज़रूरत नहीं। पैनल लगाने की विधि बहुत आसान है क्योंकि इसे घर की छत के कोने में लगाया जा सकता है। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए अगर ये आपके घर में लगा है तो फिर ये आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर हम इसे आवेदन कैसे करें इसके लिए। तो आपको बता दूं कि आप इसके लिए वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट www.solarrooftop.gov.in पर जाना होगा। फिर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। नया पेज खुलते ही उसमें सारी जानकारी आपको दे देना होगा। वहीं पर आपको बता दूं कि आप सोलर पैनल लगाने के लिए ऐप के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि सबसे पहले संदेश ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, राज्य, ईमेल आईडी, बिजली बिल की जानकारी आदि दर्ज करके खुद को रजिस्टर करें। फिर यूज़र नंबर और फिर प्लेटफॉर्म नंबर से लॉगिन करें और आवेदन करें। अप्रूवल आते ही आप किसी भी विक्रेता से ये सोलर प्लेट लगवा सकते हैं। यह आपको बता दें कि इसे लगाने के बाद आपको सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा और करीब 1 महीने के अंदर सब्सिडी की रकम आपके खाते में आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं और उससे बिजली बिल का बचत कर सकते हैं। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नेता और लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राहुल गांधी पर बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्हें पप्पू कहा। जहां राहुल गांधी ने यह हमला जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन को छोड़ने और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने के 3 दिन बाद आया है, जहां जिससे महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले नवगठित इंडिया गुट को झटका लगा है। ललन सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि राहुल गांधी, आपने कहा कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाई गई। इतना बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता है। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते। जब उन्होंने आगे कहा है कि जाति आधारित गणना नीतीश कुमार का निश्चय था और ये मुद्दा नीतीश कुमार ने स्वर्गीय वीपी सिंह जी के प्रधानमंत्रीत्व काल में ही उठाया था, जब आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। जब तंज भरे लहजे में उन्होंने कहा कि आपकी तो हालात ये है कि बेंगलुरु और मुंबई की बैठक में जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रस्ताव पास करने को कहा गया तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और आपने मौन रह करके उनका समर्थन किया। अपना हमला जारी रखते हुए ललन सिंह ने आगे कहा कि देश की राजनीति में कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजिए। यही कारण है कि आपकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। अगर असत्य का सहारा लीजिएगा तो फिर प्रधानमंत्री बनने का आपका सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बात और, आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे और फिर अपनी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में महागठबंधन छोड़ने और फिर भाजपा के साथ महागठबंधन करने के फैसले से उनके बार बार पलटने को लेकर के आलोचना की एक नई लहर छिड़ गई है।
लेकिन उनके इस कदम ने आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए की संभावना को मजबूत किया है। सर्वेक्षण में यानी कि सर्वे में इस बात का दावा किया गया है। हाल ही में एनडीटीवी प्रश्न सर्वेक्षण मतदाताओं की प्राथमिकताओं में एक उल्लेखनीय बदलाव को रेखांकित किया करता है, जिसमें लगभग 4000 उत्तरदाताओं में से 53% ने भाजपा जेडीयू गठबंधन के लिए समर्थन का संकेत दिया है, जबकि 23% ने महागठबंधन के लिए समर्थन का संकेत दिया है, जिसमें राजद और कांग्रेस सबसे बड़े घटक हैं। जेडीयू के महागठबंधन में बने रहने की तिथि में 35% लोग महागठबंधन के पक्ष में होते हैं, जबकि इतना ही प्रतिशत लोग लोकसभा में एनडीए के साथ जुड़ा रहता है। नीतीश कुमार के पैतरे से न केवल आगामी लोकसभा चुनाव में बल्कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को लाभ मिलने की उम्मीद है। जहां लगभग 54% उत्तरदाताओं ने राज्य चुनाव के लिए भाजपा जेडीयू गठबंधन का समर्थन किया है, जबकि 27% का झुकाव आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की ओर था। इसके विपरीत 41% लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन का समर्थन किया होगा, जबकि 38% लोगों ने एनडीए उम्मीदवारों को वोट दिया होगा। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा देश में जल की कमी और फिर समस्याओं को देखते हुए सरकार ने जल जीवन मिशन भर्ती 2024 का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा हर ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन भर्ती चलाई जाएगी। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में जल की समस्याओं को दूर की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी पहुँचाई जाएगी, जिससे उन्हें पानी की दिक्कत ना आ सके। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टंकी बनाई जा रही है, जिसकी देखरेख के लिए 6 पदों पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, बिहार के हाजीपुर जिला में 327 हेड मास्टरों की नौकरी पर खतरा है, जहां शिक्षा विभाग ने अंतिम चेतावनी दे दी है। आपको बता दूं कि हाजीपुर जिला शिक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद भी जिले के प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक सहित कुल 327 विद्यालयों की ओर से यू डायल पोर्टल पर आवश्यक सूचना अब तक अपलोड नहीं की गई है। जहां इन विद्यालय प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान पर विभाग की ओर से रोक लगाई गई है। जहां वहीं जनवरी माह की 30 तारीख के एक दिन की वेतन कटौती कर दी गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान कुमार शशि रंजन ने पत्र जारी करके सभी 327 प्रधानाध्यापकों को 31 जनवरी तक यू डायस कार्य पूरा कर लेने की अंतिम चेतावनी दी है। जारी पत्र में कहा गया है कि 31 जनवरी तक कार्य पूरा नहीं करने पर सक्षम प्राधिकार को सेवा समाप्त करने के लिए अनुशंसा कर दी जाएगी। यह डीपीओ ने बताया है कि यू डायस कार्य समय से नहीं करने वाले विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को वेतन पर रोक लगा दी गई है। इसमें जिस विद्यालय में कार्य पूरा कर लिया गया है, वहां के प्रधान अध्यापकों के वेतन भुगतान पर लगाई रोक हटा दी गई है। जबकि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी जिन विद्यालयों में यू डायस कार्य को पूरा नहीं किया गया है, उन प्रधान अध्यापकों का रवैया करीब वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का कार्य के प्रति लापरवाही, मनमानी एवं स्वच्छता को दर्शाता है। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी ने दावा किया है कि आज जो प्रदेश की राजनीति में स्थिरता दिख रही है, उसमें बहुत जल्द फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब तक अपना मुरेठा नहीं खोल लेते हैं, तब तक एनडीए में हालात ठीक नहीं समझा जा सकता है। यह एनडीए में लड़ाई है, तभी अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। जहां उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरह से हाल के दिनों में उथल पुथल देखा गया, उसे किसी भी हालात में सही नहीं ठहराया जा सकता है। जहां ऐसे बड़े दलों को जनता की कोई भी फिक्र नहीं है। जहां उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बदले राजनीतिक दलों को एक विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। मुकेश सहनी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में 400 पार, तब उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी। इससे साफ है कि भाजपा को 400 सीट क्या 200 भी नहीं आ रही है। भाजपा को अभी और कई साथी की जरूरत पड़ेगी। उनकी पार्टी अकेले नहीं बल्कि किसी न किसी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी जल्द इसका खुलासा करेगी। उन्होंने कहा है कि उनका तथा उनकी पार्टी का उद्देश्य निषाद समाज का कल्याण और फिर आरक्षण दिलाना है। जो गठबंधन इस स्टैंड के साथ रहेगा, हमारी पार्टी उसके साथ जाएगी। जब बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलों से खाली पड़े पदें रिक्तियां मांगी गई है। विज्ञापन का प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। इस चरण में 68,000 से ज़्यादा खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि अभी पूरा डेटा उपलब्ध नहीं हुआ है। जिलों से शिक्षा विभाग को खाली पड़े पदों की जानकारी मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिक्तियाँ मिलने के बाद शिक्षा विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से रोस्टर क्लियरेंस की कवायद शुरू करेगी। वहीं इन नियुक्तियों के लिए फरवरी के आखिरी सप्ताह
तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि 1 माह के भीतर परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। रोस्टर क्लियरेंस की कवायद डीएम कराएंगे। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर के कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास के सभी आयामों पर काम किया है। उन्होंने कहा कि अभी प्रस्तुत होने वाला 2024 का लेखानुदान बजट वैश्विक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में भी भारत की अर्थव्यवस्था के उत्साहवर्धक उपलब्धियों को दिखाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अंतरिम बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित 4 जातियों, युवा, महिला, किसान और फिर गरीब के लिए उम्मीद और आशा की ज्योति जलाने वाला साबित होगा। जब बीते 1 दशक से मोदी जी की सरकार ने जो घोषणाएं की है उस पर अभूतपूर्व गति से काम हुआ है। आज भारत विकसित भारत बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। आशा, उम्मीद, ऊर्जा और फिर उत्साह का वही वातावरण हमें बिहार में बनाना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भव्य भूख और फिर भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार बनाना हमारा संकल्प है, जहां जंगल राज और गुंडा राज की जगह जनता के लिए जनता का राज होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और फिर मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बिहार के मौसम में ठंड से थोड़ी राहत मिली है, जहां धूप के साथ ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आज से फिर मौसम करवट ले सकता है। बिहार के कई जिलों में बद्रीनुमा मौसम के साथ बादल छाए रहने के आसार हैं। हल्की बारिश के भी संकेत है, जिसे लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज पश्चिम बिहार और फिर आसपास के क्षेत्र पर समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक चक्रवाती परिसंरक्षण बना हुआ था, जहाँ वह अभी भी कायम है। इसके प्रभाव से आज बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भभुआ, सासाराम, बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर और अरवल को छोड़कर के पूरे प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। उत्तर बिहार के 1-2 जिलों में छुटपुट बारिश हो सकती है, जब दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक लंबे इंतजार के बाद सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब देश के उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से बिहार के अधिकांश जिलों में, खास करके पश्चिम बिहार के इलाकों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। दोस्तों, बिहार सरकार के अमूमन सभी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने की कवायद लगातार चलती आ रही है। जब बीते दिनों नीतीश सरकार के मंत्री ने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी और फिर सार्वजनिक किया था, अब बारी बिहार के आईपीएस अधिकारियों की थी। लिहाजा प्रदेश में यानी कि बिहार में आईपीएस अधिकारियों ने भी अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार केडर के आईपीएस अधिकारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हो गया है। जी, आईपीएस अधिकारियों ने इसमें अपने जमीन फ्लैट का ब्यौरा दिया है। जब बड़ी बात यह है कि निवेश के मामले में आईपीएस अधिकारियों की पहली पसंद नोएडा है, जहां सबसे अधिक आईपीएस अधिकारियों के फ्लैट हैं। जी हाँ, इसके अलावा कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के पास बड़ी संख्या में पुश्तैनी जमीन भी है, जो उन्हें तोहफे में मिली हुई है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस भवन निर्माण के डीजी विनय कुमार के पास पटना के अनीसाबाद पुलिस कॉलोनी में 2000 वर्ग फुट में बना मकान है, जब बिहेटा में 3000 वर्ग यार्ड कृषि भूमि दिवंगत पत्नी के नाम पर है। जब यूपी के नोएडा में फ्लैट है, जिनकी वर्तमान कीमत करीब 44 लाख रुपए है। वहीं पर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की बात करें तो इनके पास चंडीगढ़ में पुश्तैनी जमीन और आवासीय घर है, जब पुश्तैनी जमीन में आधी हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। वहीं 500 वर्ग यार्ड के आवासीय परिसर में उनकी आधी हिस्सेदारी 1 करोड़ 86 लाख रुपए है। आपको बता दूं कि डीजीपी ने इस घर को बैंक में गिरवी रख करके बेटे के लिए शिक्षा ऋण लिया है। जब वहीं सीआईडी के एडीजी जितेंद्र कुमार के पास उत्तराखंड के हरिद्वार में करीब 17 लाख कीमत का 240 वर्ग मीटर भूखंड पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खरीदा गया था। जब यूपी के नोएडा में 1 करोड़ कीमत का फ्लैट है, जिस पर पत्नी के साथ संयुक्त मालिकाना हक है। दोस्तों, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जब तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ करने के बाद ईडी की टीम बुधवार की दोपहर राबड़ी आवास पहुंची। ईडी की टीम के पहुंचने के बाद राबड़ी आवास में हलचल तेज हो गई। दरअसल बिहार में तख्ता पलट के बाद ईडी ने लालू परिवार पर अपनी दबिश बढ़ा दी है। जहाँ लैंड फॉर जॉब स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही ईडी की टीम ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से सोमवार को घंटों पूछताछ की थी। इसके बाद मंगलवार को ईडी की टीम ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ की। पटना स्थित ईडी के दफ्तर के बाहर देर रात तक आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता जमे रहे। अब ईडी ने लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती से पूछताछ करने वाली है। बुधवार को ईडी की टीम अचानक राबड़ी आवास पहुंची, जिसके बाद राबड़ी आवास में हलचल तेज हो गई। राबड़ी आवास पर ईडी की
टीम के पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद आनंद फानन में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता राबड़ी आवास पहुंचे। इस दौरान ईडी की टीम करीब 10 मिनट तक राबड़ी आवास में रुकी रही। ईडी की टीम ने राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत सभी 7 आरोपियों को नोटिस देकर के पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित अपने दफ्तर बुलाया। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की है, जबकि सीबीआई 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी है। जब पिछले दिनों ईडी ने इसी मामले में कारोबारी अमित कातियाल को गिरफ्तार किया था। अमित कातियाल से पूछताछ के दौरान ईडी को कई नई जानकारियां मिली है, जिसके बाद ईडी ने लालू और तेजस्वी से पूछताछ की और अब राबड़ी देवी और फिर उनकी बेटी मीसा भारती से पूछताछ करने वाली है। आरोप है कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले अपने और फिर अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी। दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आरजेडी और जेडीयू में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी समेत आरजेडी नेताओं पर काम का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। अब आरजेडी ने इस पर पलटवार किया है। जहां आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव के कारण ही बिहार में 4 लाख लोगों को नौकरी मिली। जहां उनका विजन नौकरी और रोजगार था। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग ने 1,35,000 नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिसे 2 महीने में पूरा कर लिया जाए। आरजेडी नेता मनोज झा ने बुधवार को कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़े, लेकिन रोजगार और नौकरी को बाधित न करें। जब महागठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी की शर्त थी कि बिहार में नौकरी एवं रोजगार के संकल्प को पूरा करना है। उन्होंने 1 लाख और शिक्षकों की नियुक्ति को 30 से 40 दिनों में तथा गृह विभाग, सहकारिता विभाग सहित अन्य विभागों के लिए चिन्हित रिक्तियों को समय पर भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आशा और ममता के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रोक दिया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने केंद्र से आरक्षण के बढ़ाए जाने को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। आरजेडी नेता मनोज झा ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव के संकल्प के अनुसार जो काम 17 सालों में एनडीए की सरकार ने नहीं किया, उसे 17 महीने में पूरा किया गया है। उन्होंने स्टेडियम निर्माण, अस्पताल भवन निर्माण सहित अन्य कार्यों की भी पूरा करने की मांग की है। जब वहीं तंज कसा है कि सरकारें विकास और गरीबों के चेहरे पर मुस्कान के लिए बनती है, न कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा निर्माण के लिए। दोस्तों, बिहार के करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में कर दिया था। हालांकि इसको लेकर के पहले नियोजित टीचरों को एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी और अब आज इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसको लेकर के आवेदन करने का लास्ट डेट 15 फरवरी तक अंतिम तिथि है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर के एग्जाम लिया जाएगा। यह समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने से पहले उसकी प्रक्रिया को अखबार में दिए गए विज्ञापन या फिर समिति की वेबसाइट पर अपलोड जरूरी जानकारी को पढ़ ले, जब उसके बाद फॉर्म भरें। आनंद किशोर ने बताया है कि फॉर्म में सबसे पहले किस क्लास के शिक्षक हैं और फिर किस प्रकार की उनकी नियोजन इकाई हैं, जब वो भरना अनिवार्य है। जहाँ किस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, ये आवेदन में भरना होगा। जहाँ इसके अलावा क्वालिफिकेशन के साथ बीएड एवं डीएलएड का विवरण देना होगा। उन्होंने बताया है कि सभी नियोजित शिक्षकों की पहले भी परीक्षा ली गई थी, उसमें जो पास हुए थे उसका विवरण भी देना अनिवार्य है। जहाँ आनंद किशोर ने बताया है कि फॉर्म में पोस्टिंग के लिए 3 जिलों का विवरण भी देना होगा। जहाँ शिक्षक 59 विषयों की परीक्षा देंगे। कक्षा 1 से 8 तक के लिए 8 विषयों की परीक्षा होगी। जहाँ पहले 7 विषय ही दिए गए थे, लेकिन एक बांग्ला विषय भी नया जोड़ा गया है। जहाँ इसके साथ ही कक्षा 9 और फिर 10 के लिए 19 विषयों की परीक्षा होगी। यह इसमें पहले 17 विषय थे, अब अर्थशास्त्र और गृह विभाग को जोड़ा गया है। वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए 31 विषय हैं। दोस्तों, जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां ईडी के गिरफ्तार किए जाने के बाद अब इस पर तरह तरह के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी, जो आपको सबसे पहली खबर में बताई गई है। वहीं पर अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। जब पप्पू यादव एक्स पर हेमंत सोरेन के समर्थन में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन जी ने बड़ी लकीर खींच दी। जब बड़े सुरमा धराशायी हो रहे थे, अपना स्वाभिमान बेच करके बीजेपी की गुलामी खरीद रहे थे, तब हेमंत सोरेन जी ने दिखाया है कि वे बिरसा की संतान है या सिद्धू कान्हू की भगावती विरासत की पैदावार है। आदिवासी स्वाभिमान झुकता नहीं, जूझता है, लड़ता है, जुल्म को चुनौती देता है। इस दौर में हेमंत ने इनकलाब के मशाल की लो जला करके कमाल किया है। निश्चय ही बदलाव आएगा,
जय जोहार हेमंत सोरेन। ये कहना है पप्पू यादव का। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पटना में ईडी की टीम ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। अब झारखंड में ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद केंद्र पर विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह से परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, बहुतेरे सवालों और प्रदर्शनों के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार 1.5 वर्ष पहले अग्निपथ स्कीम लेकर के आई थी। सरकार ने तय किया था कि सेना में जवानों की भर्ती अब इसी प्रक्रिया के जरिए होगी। जब कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार इस योजना के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पार्टी ने कहा है कि वे उन 1,50,000 नौजवानों की लड़ाई लड़ेगी जिनको सेना में नौकरी के लिए चुना गया, मगर अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद उनकी सेना में भर्ती नहीं हो सकी। यह कांग्रेस ने इन्हीं 1.5 लाख नौजवानों के हक की लड़ाई के वास्ते इस मुहिम का नाम जय जवान अभियान दिया है। ये मुहिम 3 चरणों में इन जवानों के हक की बात करेगी। आपको बता दें कि पार्टी अग्निपथ स्कीम का शुरुआत से ही विरोध करती आ रही है। अग्निपथ स्कीम के लागू होने पर कांग्रेस पार्टी ने इसे नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन कहा है, जहां अब फिर से पार्टी इसके खिलाफ मुखर हुई है। जहां हालांकि इस दफ़ा लड़ाई थोड़ी अप्रत्याशित तरीके से लड़ी जा रही है। जब वे 1.5 लाख जवान जिनकी ज्वाइनिंग इस अभियान के आने के बाद अटक गई है, पार्टी उनकी बात अगले कुछ महीने करती दिखी। आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण, जिसे न्याय यात्रा का नाम दिया गया है, उसके तहत न्याय पर बहुत जोर दिया गया है। न्याय का हक मिलने तक के नारे के साथ राहुल गांधी असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी सामाजिक, आर्थिक और फिर राजनीतिक न्याय देने की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनने का ख्वाब रखते हैं और फिर पैसे की कमी की वजह से इसकी तैयारी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इन दिक्कतों को दूर करने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने छात्रों को अपनी फ्री कोचिंग में दाखिला के लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कक्षा 10वीं की वार्षिक माध्यमिक 2024 परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को इंजीनियरिंग और फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए BSEB फ्री गैर आवासीय कोचिंग प्रदान की जा रही है। जो भी उम्मीदवार नीट और जेईई की इस फ्री कोचिंग में एडमिशन पाना चाहते हैं, वे 8 फरवरी तक coaching.biharboardonline.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये भुगतान करना होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई और फिर नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट यानी कि नीट यूजी में एडमिशन के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गया में फ्री कोचिंग प्रोग्राम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दूं कि BSEB फ्री कोचिंग वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया है कि कक्षा 10वीं के छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने की पहल गुणवत्तापूर्ण कोचिंग के महत्व और फिर जेईई और NET जैसी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा परीक्षार्थियों के लिए छात्रों को तैयार रखने में इसकी भूमिका को पहचानते हुए की गई है। कई छात्रों के सामने आने वाले वित्तीय बाधाओं को समझते हुए फ्री आवासीय कोचिंग पहल के हिस्से के रूप में बोर्ड फ्री भोजन और फिर छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान करेगा। दोस्तों, बिहार के किशनगंज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, जहां इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जो अब वायरल हो रहा है। इस यात्रा के दौरान एक 6 साल का बच्चा ने राहुल गांधी से पूछा है कि आप शादी कब करेंगे। हालांकि इस लड़के का सवाल सुनकर के राहुल गांधी थोड़ा हैरान हो गए। राहुल गांधी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। अर्श नाम के 6 साल के लड़के ने राहुल गांधी को लेकर के एक ब्लॉग बनाया है। साथ ही उन्होंने अपने वीडियो के दौरान राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री भी बताया है। 29 जनवरी को जब राहुल गांधी की बस बिहार पहुंची तो फिर अर्श नवाज नाम का ये 6 साल का लड़का बस के सामने आ गया, जहां राहुल गांधी ने इस लड़के को उठाया। राहुल गांधी ने लड़के के साथ एक ब्लॉग भी बनाया, जब उनसे बातचीत भी की। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कटिहार और पूर्णिया किशनगंज के इलाके से गुजर चुकी है, जहां राहुल गांधी के बिहार आने के बाद उन्हें देखने के लिए भीड़ भी उमड़ पड़ी। जहां राहुल गांधी की फोटो भी वायरल हो रही है, जहां ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार पहुंची। इस बीच राहुल गांधी से एक 6 साल के बच्चे ने सवाल पूछा। 6 साल के बच्चे ने पूछा है कि शादी कब करेंगे। तो इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि अब देखेंगे, फिलहाल मैं काम में लगा हुआ, मैं काम के बाद सोचूंगा। साथ ही इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, और एक काफ़ी अच्छी बातचीत थी, जब बच्चों ने कहा है कि मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता था। इस लड़के ने राहुल गांधी से कहा है कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ। बच्चे ने राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री भी बता दिया। दोस्तों, गठबंधन धर्म में परिवर्तन के दिन से ही राजनीतिक गलियारों में ये सवाल जवाब मांग रहा है।
अब इनका जवाब क्या, इनका सवाल क्या, यानी कि आरसीपी सिंह जैसे नेताओं का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपशब्द करने के लक्ष्य के साथ जदयू से अलग हुए थे, लोकसभा चुनाव लड़ने का मंसूबा भी था, लेकिन नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद मंसूबा धरा का धरा रह गया। जब कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख कान रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जब पिछले साल 11 मई को भाजपा में शामिल हुए तो उनका तेवर बदल गया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को अंग्रेजी के सी अक्षर से बहुत प्यार है, सो वे क्राइम, करप्शन और चीयर से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ उन्होंने आरसीपी सिंह ने इसके अलावा भी कई आरोप लगाए। आरसीपी सिंह नालंदा या फिर मुंगेर से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये दोनों सीटें जदयू के पास है। जेडीयू में रहने के समय पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर रणधीर नंदन भी नीतीश के करीबी रहे हैं। जेडीयू से अलग होकर के भाजपा में शामिल हुए तो फिर उन्होंने कहा कि जदयू बिना जनाधार की पार्टी है जो बिहार पर शासन कर रही है। नंदन भाजपा नेताओं की उस कतार में शामिल है जिनके मन में पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। जदयू के नेता प्रमोद चंद्रवंशी भाजपा में इस लक्ष्य के साथ शामिल हुए थे कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बन जाएंगे। जब विधानसभा चुनाव में वे जदयू के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। जब पूर्व विधायक ललन पासवान ने भी उम्मीदवारी की आस में भाजपा का हाथ पकड़ा। दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक एक बेहद ही आम समस्या बन गई है। यह हार्ट अटैक सिर्फ बढ़ती उम्र में ही नहीं बल्कि युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। जब पिछले कुछ समय से युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ कई ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जिसमें युवाओं को जिम करते हुए हार्ट अटैक आया। जब इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक 5 साल की बच्ची को कार्टून देखते हुए हार्ट अटैक आ गया था। ऐसे में हार्ट अटैक से बचने के लिए सभी लोगों को अपने हृदय का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस है, तो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।